हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस अक्सर हम लोग जो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे वो लोग देखे होंगे। क्वेश्चन आंसर करने से पहले या फिल इन द ब्लैंक्स करने से पहले या फिर कहीं जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, सारे जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस का जानना और समझना और बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो है लोग झाड़ करके इंग्लिश झाड़ करके चले जाते हैं और अगर नहीं समझ में आया वहाँ पे तो बड़ा इंसल्ट फील होता है। तो इस तरह का कंडीशन ना आए, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा समय दीजिएगा और इसके बाद तो फिर कहना ही नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस कहते किसको हैं। तो वैसे वाक्य जो आदेश, मनाही, अनुरोध, सलाह या प्रस्ताव आदि का बोध कराता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ ऑर्डर, आदेशात्मक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ प्रोहिबिटेशन, मनाही सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध बोधक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ एडवाइस, सलाह सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ प्रपोजल, प्रस्ताव सूचक वाक्य। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट रूल से हम लोग अब पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका नियम वगैरह है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश से हिंदी कैसे करेंगे, हिंदी से इंग्लिश कैसे करेंगे। हमें दोनों आना ज़रूरी है, इंग्लिश टू हिंदी भी और हिंदी टू इंग्लिश भी, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं आपके अंदर सारे वर्ड, सारे सेंटेंसेस हिंदी में भरे हुए हैं। तो पहले आपको जो है वो क्विक ट्रांसलेटिंग कैपेसिटी आपके अंदर आनी चाहिए कि आप कैसे जो है किसी हिंदी सेंटेंस को डायरेक्टली इंग्लिश में बोल सके। आपको कन्वर्ट करने की या ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ना पड़ सके, डायरेक्ट आप उसको रूल पे बैठाएँ और बोल दें। अगर सामने वाला बोल रहा है तो उसको तुरंत क्विक समझना भी है आपको, ये भी काम है। इंग्लिश अगर किसी ने बोला तो आपको समझना भी है और फिर बोलना भी है। ठीक है, तो देखिए इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ ऑर्डर में क्या है। पहला या तो कोई एक वर्ब से आ जाएगा, जैसे कि गो, कम, सिट, राइट, लुक, हियर, लिसन, ये सब अगर आ जाता है तो ये सिर्फ वर्ब से हो गया। और कभी कभी जो है वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा, मीन्स गिव मी योर पेन या फिर स्विच ऑफ द फैन, ये सब ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। या फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज, मतलब सब सेम ही है लेकिन इसमें बढ़ते गया है। मतलब पहले सेंटेंस में मैंने आपको सिर्फ वर्ब 1 से बताया, फिर इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाया, फिर इसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लगाया, मतलब कंप्लीट सेंटेंस आपका ये बन रहा है। ठीक है, जैसे पढ़ो, घर में कोई बोल दिया पढ़ो, उसको हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट बोलेंगे रीड, पुस्तक पढ़ो, रीड बुक। रोज स्कूल जाओ, गो टू स्कूल डेली। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये आपका एग्जाम में अक्सर आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नेक्स्ट है रूल नंबर 2, डोंट प्लस V1। अब इसमें जो है डोंट प्लस V1 लगेगा, इसे प्रोहिबिटेशन का बोध होता है। मनाही, मतलब जितना भी हम वाक्य मना करते हैं कि कोई काम कर रहा है, उसको उस काम को करने से मना करना है, तो वहाँ पर हम लोग प्रोहिबिटेशन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि डोंट प्लस V1 हो गया, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कभी कभी सिर्फ अदर वर्ड्स रहेगा। तो ये सभी जो हैं आपको प्रोहिबिटेशन वाले सेंटेंस फॉर्मेशन से, जैसे हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइज, उसे तंग मत करो, डोंट वेक्स हिम, उस किताब को मत खरीदो, डोंट बाय दैट बुक, विद्यालय में हल्ला मत करो, डोंट मेक ए नॉइज इन स्कूल। इस तरह से अब रूल नंबर 3 में है, मतलब थर्ड फॉर्मेशन के लिए, थर्ड रूल्स के लिए, इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट के लिए। तो इसका क्या होता है, प्लीज़ या काइंडली, प्लीज़ लगा रहेगा, जैसे कि प्लीज़ प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर जो है प्लीज़ प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या फिर प्लीज़ प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। इसका एग्जाम्पल है, इसको ईजी बोलते हैं, एग्जाम्पल ग्रेंसिया, हिंदी होता है उदाहरणार्थ। ठीक है, मतलब उदाहरण के लिए, कृपया यहाँ बैठें, प्लीज सिट हियर, कृपया हल्ला ना करें, प्लीज़ डोंट मेक ए नॉइज, कृपया शांत रहें, प्लीज़ कीप साइलेंट, कृपया उसकी मदद करो, प्लीज़ हेल्प हिम। अब है इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट में काइंडली वाले भी सेंटेंस आते हैं। अगर काइंडली भी आ जाए, ये नहीं सोचना है कि मैम तो सिर्फ जो है प्लीज़ वाला ही सेंटेंस बताई हैं, नहीं, काइंडली भी अगर आता है तो वो भी जो है इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ रिक्वेस्ट ही होता है। जैसे काइंडली प्लस V1 प्लस अदर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, दया कर उसकी सहायता कीजिए, काइंडली हेल्प हिम, दया कर उसे 50 रुपये दीजिए, काइंडली गिव हिम 50 रुपीज़, दया कर मुझे छोड़ दीजिए, काइंडली गिव मी
काइंडली लीव मी। अब है रूल नंबर 4 में है एडवाइस वाले जो सेंटेंस आते हैं वो, जैसे कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट या V1 प्लस अदर वर्ड्स। देश की सेवा करो, सर्व द कंट्री, समय की बचत करो, सेव द टाइम, प्रतिदिन समय पर स्कूल जाओ, गो टू स्कूल एट टाइम डेली। ठीक है। अब है इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ प्रपोजल, 5वां सेंटेंस एंड लास्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 5 प्रपोजल, प्रस्ताव इसमें व्यक्त करता है। जैसे लेट, इसका फॉर्मेशन क्या होता है कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1, या फिर लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कि खेलने चलें, लेट्स गो टू प्ले, पढ़ें, लेट्स रीड, चलें, लेट्स गो, ताराचंडी मंदिर देखने चलें, लेट्स गो टू विजिट। या यहाँ पर विजिट और सी देखिए मैंने दोनों वर्ड्स का यूज़ किया है, विजिट भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स गो टू विजिट द ताराचंडी टेम्पल। अब है ये तो प्रपोजल, इस वाले प्रपोजल वाले वाक्य में हम भी शामिल रहते हैं, लेकिन अब इस वाले जो है इम्परेटिव सेंटेंस ऑफ प्रपोजल में हम मतलब वी शामिल नहीं रहेगा। उसमें जो जितना भी उधर चले, खेले, दौड़े, ये सब में जो है फर्स्ट पर्सन भी शामिल होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन शामिल नहीं होता है। इसमें सेकंड या थर्ड पर्सन शामिल रहेगा। तो इसमें लेट लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस लगेगा, V1 प्लस अदर वर्ड्स लगेगा। जैसे उसे खेलने दो तो लेट हिम प्ले, उसे जाने दो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे सोने दो, लेट हिम स्लीप, उसे आराम से पढ़ने दो, तो लेट हिम रीड कंफर्टेबली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सब जो सेंटेंसेज है आपको अभी फिर से 5 टाइप का सेंटेंस बताया गया। इसको आप फिर से प्रैक्टिस कीजिए। इस पर जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेंटेंसेज आप बना सकते हैं बनाइए, घर पे प्रयास कीजिए। आप खुद से लिखिए, जैसे मैंने ये कॉपी पर लिख करके जो आपको समझाने का प्रयास किया है, आप वैसे ही खुद से सेंटेंस बनाइए। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आप बहुत ही कम समय में क्विकली, एकदम मैजिकली आप इंग्लिश समझने और बोलने लगिएगा। 2-3 और टॉपिक्स बच रहे हैं, उसको धीरे धीरे मैं वीडियो बना करके सेंड करूँगी और आप उसको पढ़ते जाइए और देखिए कि बहुत ही जल्द आपकी जो है इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और आपको किसी भी प्रकार की जो है इंग्लिश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फिर, ओके, जय हिंद, जय शिक्षा।